गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट को डिस्कस किया था और उनके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी जिससे कि चैप्टर आपको आगे और समझ में आएगा उसको हमने डिस्कस किया था। और आज हम इनके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हैं 100%। ठीक है, और ये क्वेश्चन समझ लोगे आप तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में जब आएगा जनरली तो यही रिपीट होते हैं। मान लीजिए कोई चेंज भी हो गया तो आप आराम से कर लोगे अगर आपको समझ में आ जाएगा तो। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। तो पहले क्वेश्चन को देखिए हम डिस्कस करते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि भाई समझाओ Fe+2 एक अपचायक है और Mn+3 क्या है, एक ऑक्सीकारक है। तो पहले आप ये समझो कि ऑक्सीकारक या अपचायक होते क्या हैं। अपचायक बच्चे वो होते हैं जिनका खुद का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? जिनका खुद का ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लूज होना, इलेक्ट्रॉन का निकलना किसी में से, इलेक्ट्रॉन का हास होना। ऑक्सीकारक कौन होते हैं बच्चे? ऑक्सीकारक आपके वो होंगे जिनका खुद का अपचयन होगा। क्या होगा? अपचयन। अपचयन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिडक्शन। ऑक्सीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन हो रहा है वो अपचायक, जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक। और अपचयन का मतलब होता है बच्चे इलेक्ट्रॉन मिलना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना। ठीक है, गेन होना। तो अब आपको यही तो समझाना है क्या कि भाई Fe+2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा क्यों, क्योंकि इन्होंने ये तो खुद ही कह दिया ना कि अपचायक है। तो अब आप तो बस ये समझाओगे कि इलेक्ट्रॉन क्यों निकालेगा, इसका ऑक्सीकरण क्यों होगा, वो हम समझाते हैं। देखो, आयरन का जो Fe का जो परमाणु क्रमांक होता है बच्चे 26, और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d6। ये कल मैंने समझाया था। शुरू 4s में 2, d में 6 कर दो, जो भी परमाणु क्रमांक है। लेकिन ये तो तत्व का है ना कॉन्फ़िगरेशन, आपको किसका करना है कॉन्फ़िगरेशन? +2 का। और +2 का मतलब बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। आपको एक चीज़ याद रखना है, जब इलेक्ट्रॉन्स आप कम करोगे तो डी वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पहले 4s में से निकलता है। किस में से निकलता है? 4s में, क्योंकि 4s की ऊर्जा कम होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 4s में से आपने 2 कम कर दिए, डी में से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि डी में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अस्थायी कंडीशन है। कल मैंने समझाया था डी में 0 होंगे, डी में 5 होंगे या डी में 10 होंगे तो स्थायी होगा। तो ये क्या करेगा, ये डी में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा क्योंकि अभी अस्थायी है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसने। इलेक्ट्रॉन निकालते ही इस पे प्लस का एक चार्ज और बढ़ जाएगा, +2 से +3। इलेक्ट्रॉन निकलने से प्लस चार्ज बढ़ता है। और अब इसके देखो डी में कितने हो गए हैं? 5। अब ये स्थायी हो गया। तो आप ये समझाओगे कि इलेक्ट्रॉन का ह्रास हो रहा है। ठीक है, इस पे इलेक्ट्रॉन का ह्रास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो अब हम एग्जाम में क्या लिख के आएंगे? ठीक है, कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? हम ये बताएंगे कि Fe+2 अस्थायी है। स्थायी होने के लिए इलेक्ट्रॉन Fe+2 मतलब स्थायी होने के लिए Fe+2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। इसलिए Fe+2 किसका काम कर रहा है? अपचायक का। किसका काम कर रहा है? अपचायक का। ठीक है, ये समझा दिया आपने। अब आप Mn को देखो, Mn+3 है, इसके 4s में 0 होते हैं, 3d में इसके 4 होते हैं। आप खुद करोगे इसका, मैं नहीं बता रहा। 25 परमाणु क्रमांक होता है, मैंने डायरेक्टली Mn+3 का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब आप देखो इसकी d में 4 है, ये तो अस्थायी है, लेकिन ये स्थायी हो जाएगा कैसे? एक इलेक्ट्रॉन अगर इसे मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और अब ये +2 चार्ज में आ जाएगा। 4s में तो 0 ही रहेंगे, डी में बच्चे इसके 5 हो गए, अब ये स्थायी हो गया, आधा भर गया ना। तो हम इसमें क्या समझाएंगे कि Mn+3 जो है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि इसका अपचयन हुआ है। क्या हुआ है? अपचयन। और अपचयन होने की वजह से ये किसका काम करेगा बच्चे? ऑक्सीकारक का। तो इलेक्ट्रॉन्स लेने या देने के बेसिस पे आप सबको समझाओगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा और जो इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या कहलाएगा? आपका अपचायक। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं। कोई भी धातु या कोई भी आयन रंगीन यौगिक तब बनाता है बच्चे जब उसके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन भी अगर बिना जोड़े के है, ठीक है, तो उसका आयन
या उसका जो यौगिक होगा या उसके जो लवण होंगे वो कैसे होंगे, रंगीन होंगे। ठीक है, तो बस इसमें आपको सिर्फ इतना ही समझाना होगा कि रंगीन यौगिक संक्रमण तत्व इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जैसे ये कॉपर का हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको मैं समझाता हूँ आपको। अगर मान लीजिए ये एग्जाम में भी आ सकता है कि कॉपर +1 और कॉपर +2 में बताओ कौन रंगीन है कौन रंगहीन है। देखो कॉपर +2, इसका जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये आएगा 4s में 0 3d में 9। कॉपर +1 का ये आएगा 4s में 0 3d में 10। तो 10 अगर पूरे हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जोड़े में होंगे। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, जोड़े में। को सब जोड़े में है। 9 वाले में एक इलेक्ट्रॉन आपका जोड़े में नहीं होगा, अयुग्मित होगा। तो ये जो कॉपर +2 का जो आयन है इसका कलर होता है, ये रंगीन होता है। ये कैसा होता है बच्चे, रंगीन। और इसके लवण जो होंगे वो भी रंगीन होंगे। लेकिन कॉपर प्लस, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन आपका अयुग्मित नहीं है, सब युग्मित हैं। सब कैसे हैं, पेयर्ड में हैं। तो इसीलिए कॉपर प्लस खुद वाइट होता है, या इसका अगर कोई यौगिक बनेगा तो भी वो रंगहीन होगा। तो इसमें आप ये समझा के आओगे कि संक्रमण तत्व के यौगिक इसलिए रंगीन होते हैं क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास देखो क्या है। संक्रमण तत्व तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकीय का भी कारण यही होता है बच्चे, कोई भी तत्व या कोई भी आयन अनुचुंबकीय इसलिए होगा क्योंकि उस पर भी इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, अनपेयर्ड। तो अगर किसी पे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड या अयुग्मित हैं, कैसे हैं, अयुग्मित, तो वो कैसा होगा आपका, अनुचुंबकीय भी होगा। अनुचुंबकीय भी होगा, कलर्ड भी होगा। कलर की तो बात हमने अभी की ही है। और अगर इलेक्ट्रॉन सारे के सारे जोड़े में हैं, सारे युग्मित हैं, तो वो डाईमैग्नेटिक होता है। और डाईमैग्नेटिक को बच्चे प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, कॉपर +1 ये आपका प्रतिचुंबकीय माना जाएगा, कॉपर +2 ये अनुचुंबकीय माना जाएगा। कैसे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपका अयुग्मित है, इसमें सारे युग्मित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको यही समझाना है कि इनके जो तत्व होते हैं अधिकांश यौगिक वो अनुचुंबकीय होते हैं। और कारण सिर्फ इतना ही लिख के आओगे कि क्योंकि इनके आयंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, अयुग्मित। ठीक है, तो बस और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर चौथे क्वेश्चन की हम बात करेंगे। पांचवें क्वेश्चन में फिर से पूछा आपको कि Zn+2 का जो लवण है वो रंगहीन है, मतलब कोई कलर नहीं होता, लेकिन जबकि निकल +2 का लवण रंगीन होता है। तो अभी मैंने आपको समझाया कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अयुग्मित होंगे वही तो रंगीन होगा, और जिसमें सारे जोड़े में होंगे, युग्मित होंगे, वो रंगहीन होगा। तो देखो अब इसका आंसर, Zn+2 आपको समझाना है रंगहीन है, कोई कलर नहीं है। निकल +2 रंगीन है, कलर है। तो क्या लिखोगे, Zn+2। आपको पता है जिंक का ये कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d10। +2 चार्ज की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स s में से कम होंगे, d में तब भी पूरे 10 हैं। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब सभी जोड़े में ही है। तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन सारे युग्मित हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका अयुग्मित नहीं है, तो ये रंगहीन होगा क्योंकि युग्मित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक टॉपिक होता है डी ट्रांजिशन, वो नहीं हो सकता, वो मैं आगे समझाऊंगा आपको। संकुल यौगिक में भी आप पढ़ोगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके अयुग्मित होते हैं तो डी से डी में इलेक्ट्रॉन्स जाते रहते हैं, जिसकी वजह से कलर आता है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके जोड़े में हैं तो डी से डी में जा ही नहीं पाएंगे, मतलब वहाँ पे ये डी ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा और वो रंगहीन होते हैं। फिलहाल आंसर सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रॉन्स Zn+2 में एक भी अयुग्मित नहीं है, सारे युग्मित हैं। निकल +2 में देखो, परमाणु क्रमांक 28, 4s में 2, 3d में 10, 8। 2 इलेक्ट्रॉन कम करोगे तो s में से कम होंगे, तो s में कितना हो गया, 0। d में कितना भी है, 8। और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5, 5 हो गए, 6 7 8। अब आप देखो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये तो आपके अयुग्मित हैं। ठीक है, तो अनपेयर्ड है, तो जाहिर सी बात है इनकी वजह से ये कैसा होगा, रंगीन होगा। कैसा होगा, ये रंगीन। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, जिसमें पूछा गया है कि संक्रमण धातुएं जो होते हैं ना तथा इनके यौगिक, ये बहुत अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, मतलब कैटलिस्ट होते हैं। और उत्प्रेरक और कैटलिस्ट आप लोगों ने रासायनिक बल गति में पढ़ा होगा। ये वो तत्व या यौगिक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो संक्रमण धातुएं या इनके यौगिक ऐसा काम कैसे कर पाते हैं, कैसे किसी रिएक्शन की गति को बढ़ा देते हैं, तो वो देखो, किसी भी तत्व को उत्प्रेरक या कैटलिस्ट का काम करने के लिए 2 गुण होने चाहिए उसके पास में। पहला, उसकी जो संयोजकता है वो परिवर्तनीय होनी चाहिए, एक से अधिक होनी चाहिए। जैसे इस संक्रमण तत्व में आपको पता आयरन है, +2 दिखाता है, +3 दिखाता है। क्रोमियम है, +2 दिखाता है,
+3 अवस्था दिखाता है, +4 +6 तक। Mn की बात करोगे तो +2 से +7 तक। तो इन सब की जो अवस्थाएं हैं या इनकी जो संयोजकता है, वैलेंसी है, वो परिवर्तनीय होती है। इसी वजह से ये उत्तम उत्प्रेरक का काम करते हैं। और एक और प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए वो यह है कि वो तत्व संकर यौगिक बना सके। कैसा यौगिक? संकर यौगिक। ये एक तरह के कंपाउंड होते हैं जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं या संकुल यौगिक भी बोलते हैं। तो इस ग्रुप के जो तत्व हैं, आप पढ़ोगे अगला चैप्टर, मतलब अगले चैप्टर में ये सब आपने पढ़ा ही होगा कि Fe है, कोबाल्ट है, कॉपर है, ये सब संकर यौगिक बनाते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी इनके पास में क्या होगी? संकर यौगिक बनाने की। तो संकर यौगिक बनाने का जो गुण है वो, और इनकी जो संयोजकता है परिवर्तनीय, ये इन दोनों प्रॉपर्टी की वजह से बच्चे आपको याद रखना है कि इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं, ये उत्तम उत्प्रेरक का काम करते हैं या कैटलिस्ट का काम करते हैं। ये तो आप रट लोगे, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी आप बार बार लिख के देखोगे और क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।